ओके जी, तो इन दिस वीडियो हम क्लिनिकल से पेरिनियम को डिस्कस करेंगे बारी बारी सबको। सबसे पहले एपिसियोटोमी को डिस्कस करते हैं। एपिसियोटोमी क्या होता है? ये एक्चुअली एक प्लांट सर्जिकल इंसिजन दिया जाता है पेरिएनल स्किन के अंदर, ताकि वजाइनल ऑरिफिस को बड़ा किया जा सके। और कॉज ये होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यानी कि पार्चुरेशन के दौरान अगर फीटल हेड जो है ज़्यादा बड़ा हो इस वजाइनल ऑरिफिस से, तो इसमें हम जो है ये पेरिएनल स्किन, ठीक है, ये हमारे पास वजाइना है, ये दरम्यान में पेरिएनल स्किन और इधर एनस। तो पेरिएनल स्किन के अंदर एक इंसिजन लगा दिया जाता है प्लांट तरीके से, ताकि जो है खुद ही ब्रीच हो के ये इनस तक ना पहुंच जाए, ठीक है। खुद ब खुद ब्रीच से बचाने के लिए हम खुद एक सर्जिकल इंसिजन लगा देते हैं, अब उसे बोलते हैं एपिसियोटोमी। अब एपिसियोटोमी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स है मेनली इसकी। एक है मीडियन के अंदर क्या किया जाता है, एक बिल्कुल सीधा इंसिजन लगाया जाता है यहाँ से नीचे की तरफ इतना, ठीक है, ये इंसिजन लगा दिया जाएगा, इससे वजाइनल ऑरिफिस बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक टाइप होगी इसकी मीडियन एपिसियोटोमी। एक होता है मीडियोलैटरल के अंदर क्या करते हैं, मिड लाइन से यूं लैटरल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियोलैटरल एपिसियोटोमी, ठीक है। एक होती है लैटरल एपिसियोटोमी में यहाँ पे लैटरल साइड से यूँ एक इंसिजन लगा दिया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू द फीटल हेड इस चीज़ को एडजस्ट किया जाता है कि उसका कौन सा डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर या साइड टू साइड डायमीटर कौन सा डायमीटर ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, ठीक है। एक ही हो गया इसका लैटरल एपिसियोटोमी। और एक होती है जे शेप्ड। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम बिल्कुल मीडियन में यहाँ पे लेके जा रहे होते हैं और फिर यहाँ पे इस तरफ ले आते हैं, टर्न कर देते हैं, तो एक जे शेप बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं जे शेप्ड एपिसियोटोमी, ठीक है। तो ये हमारे एपिसियोटोमी यहाँ पे पहला क्लिनिकल हमारा डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल जो हमने देखना है वो हमने देखना है पुडेंडल नर्व ब्लॉक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा पेपर्स के अंदर आ चुका है पुडेंडल नर्व ब्लॉक। अब ये होता क्या है, क्यों करते हैं इसको? देखिए, आपको पता है कि जो लोअर पार्ट ऑफ वजाइना है ना, इसको पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेज आती हैं, पहले हमने पुडेंडल नर्व पहले देख लिया वीडियोस के अंदर, मैंने बता दिया। पुडेंडल नर्व की एक ब्रांच होती है इन्फीरियर रेक्टल, वो सप्लाई करती है, और इसके बाद पोस्टीरियर सक्रोटल नर्व जो है वो इस वाले रीजन को सप्लाई करती है। तो ये जो लोअर पार्ट है ना, इसको पुडेंडल नर्व एक्चुअली सप्लाई कर रही होती है। तो अगर हमने एनेस्थीसाइज करना होता है इस रीजन को ताकि पेन वगैरह ना हो, तो बजाय इसके कि हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करें, हम पुडेंडल नर्व ब्लॉक कर देते हैं। अब पुडेंडल नर्व ब्लॉक जो है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह करते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। इसके करने के 2 तरीके होती हैं, एक तो ट्रांस वजाइनल मेथड होता है और एक होता है इसका पेरिनियल मेथड। सबसे पहले हम ट्रांस वजाइनल मेथड को देख लेते हैं। ट्रांस वजाइनल मेथड के अंदर क्या करते हैं कि वजाइना के थ्रू फिंगर इंसर्ट करते हैं इनसाइड, और हम डिटेक्ट करते हैं इशियल स्पाइन को, ठीक है, अपने फिंगर के साथ डिटेक्ट करते हैं इशियल स्पाइन को। जब उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सिरिंज इंसर्ट करते हैं, देखिए, जिसके अंदर इसके अंदर एनेस्थीसिया होगा, ठीक है। हमने पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करना है, एक्चुअली हमने लुकिएट करना है पुडेंडल नर्व को, इस वजह से हमने वजाइना के अंदर फिंगर इंसर्ट की है और साथ में ये फिंगर इसलिए इंसर्ट की है ताकि लुकिएट किया जा सके, इसको फैसिलिटेट कर सके हम सिरिंज को। नीडल को जब इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं वहाँ पर, तो जैसे ही सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट को, मतलब जैसे सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट से हम पास करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे ही सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट को पास किया जाता है ना, बिल्कुल उसके नीचे पुडेंडल नर्व पड़ी थी, ये आपको नज़र आ रही है येलो कलर की पुडेंडल नर्व पड़ी होती है, तो उसके अंदर जो है एनेस्थेसाइज सोल्यूशन इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारा कौन सा ट्रांस वजाइनल, क्योंकि वजाइना के अंदर से इसको किया। और दूसरा जो था उसको हमने पेरिनियल मेथड के अंदर हम इशियल ट्यूबरोसिटी को डिटेक्ट करते हैं। इशियल ट्यूबरोसिटी बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। आपको पता है कि जो भी प्यूबिक बोन यानी कि जिस जगह पर हम सिट करते हैं ना, वो इशियल ट्यूबरोसिटी वाली जगह होती है। तो इशियल ट्यूबरोसिटी प्रोमिनेंट काफ़ी स्ट्रक्चर होता है, इशियल ट्यूबरोसिटी को हम यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं। और इशियल ट्यूबरोसिटी का जो फ्री एज होता है, ठीक है, ये इशियल ट्यूबरोसिटी है, तो इसका जो फ्री एज होगा ना यहाँ पे, जहाँ पे यानी कि इशियल ट्यूबरोसिटी होगी, उसका फ्री वाला एज होगा, तो उस पर जो हम उधर यानी कि उसके थोड़ा मिडिल, उसके फ्री एज से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और 1 इंच तकरीबन अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जब हम 1 इंच अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली वो जगह होगी पुडेंडल नर्व की, और वहाँ पे हम एनेस्थेसाइज सोल्यूशन इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। 2 मेथड ट्रांस वजाइनल, उसमें इशियल स्पाइन को देखते हैं, मतलब कि फिंगर इंसर्ट करके इशियल स्पाइन को डिटेक्ट करते हैं, फिर साथ में सिरिंज इंसर्ट करते हैं, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट को जैसे ही पास करते हैं तो फिर हमें पुडेंडल नर्व मिल जाती है। और अगर हमने जो है पेरिनियल मेथड करना हो तो वहाँ पे हम इशियल ट्यूबरोसिटी को डिटेक्ट करते हैं, उसको पाल्पेट करते हैं और उसके फ्री एज पे
ठीक है, 1 इंच डीप जाते हैं तो हमें मिल जाती है। तो ये पोडेंटल नर्व ब्लॉक, इसका मेथड और इसका रीज़न जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक हमारे पास क्लिनिकल है जिसको हम बोलते हैं इशियो एनल हर्निया, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। थर्ड क्लिनिकल है हमारा इशियो एनल हर्निया। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने जो इशियो एनल फोसा पढ़ा था ना, वहाँ पे कोई हर्निएशन होगी, यानी कोई चीज़ वहाँ से प्रोलैप्स करेगी, प्रोट्रूड करेगी। तो यही वो डायग्राम जो कि मैंने वीडियोस में पहले यूज़ की थी। यहाँ पे हमें पता है कि जो इसकी एपेक्स बनी होती है ना, यहाँ से लेवेटर एनाई मसल, ठीक है, और इधर ऑब्ट्यूरेटर फेशिया के मिलने से बनती है एपेक्स यहाँ पे। तो कभी कभार ओकेजनल गैप रह जाता है इसके दरमियान, लेवेटर एनाई और ऑब्ट्यूरेटर फेशिया के दरमियान। तो यहाँ पे ओपनिंग सी रह जाएगी। उस ओपनिंग में क्या होगा, ऊपर से जो पेल्विक मतलब कि डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोट्रूड करके नीचे की तरफ आ सकते हैं हमारे पास इशियो एनल या इशियो रेक्टल फोसा के अंदर। तो अगर पेल्विक ऑर्गन इसके अंदर प्रोट्रूड कर जाए, इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इशियो एनल हर्निया, ठीक है। अगर गैप रह जाए लेवेटर एनाई और ऑब्ट्यूरेटर फेशिया के दरमियान। तो ये वाला क्लिनिकल हमारा थर्ड क्लिनिकल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अपना फोर्थ क्लिनिकल, जो कि है यूरिथ्रल फ्रैक्चर्स। इसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। यूरिथ्रा अगर हम मेल्स के अंदर देखें, मेल्स ही ज़्यादा प्रोन होते हैं यूरिथ्रल फ्रैक्चर्स के। तो क्या होता है, हमें पता है कि यूरिथ्रा जो स्टार्ट होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, बल्बर यूरिथ्रा एंड पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। 4 पार्ट्स, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, बल्बर एंड पिनाइल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। अब मोस्ट कॉमन साइड जो यूरिथ्रा की है वो हमारे पास मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो होता है और इस जगह पर होता है कि वहाँ पे इजीली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस बेस पर, ठीक है, एक तो कॉमन पॉइंट होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, इसके अलावा पिनाइल यूरिथ्रा वाली लोकेशन पर भी जो है वो रप्चर हो सकता है। तो 2 हमारे पास आगे, एक हो गया हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा पर और एक हो गया मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा पर। अगर पिनाइल यूरिथ्रा पर यहाँ पर इस लोकेशन पर अगर रप्चर होता है तो यूरिन देखिए आप कहाँ कहाँ जो है ना एक्स्ट्रा विजेट करेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वेट करेगा। एक तो पीनस के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से पीनस के अंदर एक्स्ट्रा विजेट करेगा, सेक्रोटम के अंदर जाएगा। इसके बाद ये जो हमारे पास सुपीरियर पेरिनियल स्पेस है, ठीक है, ये सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है, सॉरी, ठीक है, पीनस, सेक्रोटम, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। और यहाँ सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस क्योंकि हमें पता है कि आगे की तरफ ओपन होती है, हमने ये कहा था ना कि ओपन होती है एंटीरियरली, तो एंटीरियरली ओपन होती है तो लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर जाता है। तो 4 चीज़ों के अंदर, पीनस के अंदर सेक्रोटम, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस और आगे लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो इस वाला क्योंकि यहाँ पे जो यूरिन एक्स्ट्रा विजेट हुआ है वो सुपरफिशियली है, ठीक है, स्किन के सुपरफिशियली है। तो इस टाइप के हम फ्रैक्चर्स को बोलते हैं सुपरफिशियल एक्स्ट्रा विजेशन ऑफ यूरिन। और ये किसकी वजह से हुआ था, पिनाइल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में फ्रैक्चर की वजह से होता है। और दूसरा जो अगर हो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा के अंदर इस लोकेशन पर अगर हो तो यूरिन कहाँ कहाँ जाता है, वो नीचे नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रहता है। और किधर जाता है, हम एक तो ब्लेडर के अराउंड जो हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस अराउंड द ब्लेडर है, इसके अलावा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर यहाँ से जाएगा। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस अराउंड ब्लेडर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जाएगा, क्योंकि ये डीप प्रेजेंट है तो हम इसे बोलेंगे डीप एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन। और कॉज इसका क्या है, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं रेफर्ड पेन इन पेरिनियम की तरफ। हमारा 5th क्लिनिकल है रेफर्ड पेन इन पेरिनियम। तो रेफर्ड पेन में आपको पता है कि जो हमारा वजाइना, मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था कि जो ये हमारा ये वाला पार्ट होता है वजाइना, इसको कौन सप्लाई करता है, पोडेंडल नर्व, ठीक है, पोडेंडल नर्व सप्लाई करती है। आपको पता है जो पोडेंडल नर्व है वो सेक्रल प्लेक्सिस से आती है और कौन से सेगमेंट से आती है, S2, S3 एंड S4। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैंने पोडेंडल नर्व की थी। तो S2, S3, S4 से आती है। ये वाले सेगमेंट हैं, यहाँ से एग्जैक्टली बिल्कुल इन्हीं सेगमेंट से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी जाते हैं हमारे पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इस वाले रीजन को सप्लाई कर रही है और दूसरी जो है वो पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ जा रही है। तो अगर हमारे पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर कोई भी डिजीज़ हुई, कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई इनके अंदर, तो रेफर्ड पेन हमारे पेरिनियम के अंदर आ जाती है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास रेफर्ड पेन इन पेरिनियम। कहाँ से आती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन से आती है। रीज़न क्या है कि जिस सेगमेंट से यहाँ पे मतलब कि जो हमारे पेरिनियम है, इधर इसको जो नर्व सप्लाई मिलती है
वो मिलती है पोडेंडल नर्व से, और पोडेंडल नर्व S2 S3 S4 से है, और वो क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दे रही होती है हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को। मैं ये भी लिख देती हूँ, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू पेल्विक ऑर्गन्स। तो ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो पेल्विक ऑर्गन्स भी देती है। इसके अलावा सेंसरी सप्लाई है या क्यूटेनियस सप्लाई है पेरिनियम की। तो अगर कोई भी पेल्विक ऑर्गन का इन्फेक्शन हो तो कहाँ पे जाएगा पेन? हमारी पेरिनियम के अंदर जाएगा। इसके बाद आने लगे हैं हम नेक्स्ट क्लिनिकल्स की तरफ, जो हैं एनल फिशर, एनल एब्सेसिस और एनल फिस्टुला। ठीक है, ये तीनों को जो है ना मैं एक साथ ये डायग्राम से आपको बता दूंगी। एनल फिशर, एनल एब्सेसिस और एनल फिस्टुला। नाम से ही इनकी चीज़ ज़ाहिर हो रही है। देखिए एनल फिशर है तो यहाँ पे क्या एक ब्रीच के जो है, अगर हम कह सकते हैं कि अल्सर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, फिशर के अंदर ऐसे है कि कोई ज़ख़म हो जाएगा, कोई अल्सर होगा। एब्सेस का मतलब है कि वहाँ पे जो है ना एक्यूमुलेशन सी हो जाएगी, वहाँ पे पस टाइप को चीज़ बन गई। ठीक है, एब्सेस हम उसे ही बोलते हैं ना कि पस टाइप को चीज़ बन जाए। और फिस्टुला का मतलब है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ऐसी ओपनिंग बन जाए। ठीक है, पेरिनियम के अंदर कहीं। तो चलें यहीं से मैं आपको समझा देती हूँ डायग्राम से। अब आपको पता है कि ये हमारी एनल कैनाल बनाई हुई है। ठीक है, एनल कैनाल के अंदर एनल कॉलम्स होते हैं ऊपर, और ये इनकी अपर पार्ट है ना। तो यहाँ पे एनल कॉलम के जो नीचे वाली जगह है ना, इनको जोड़ के रखा होता है हमारे एनल वाल्व्स ने। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास एनल वाल्व्स। तो बाज़ों का जो फीकल मटेरियल इतना ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा हार्डन्ड होता है, तो फिर क्या होता है कि जब एनल मटेरियल ऐसे पास हो रहा होता है तो एनल वाल्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है कि एनल वाल्स नीचे की तरफ जो है ना खींच के नीचे की तरफ जाते हैं। जब नीचे की तरफ जाते हैं तो वो यानी कि टॉर्न हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हमारे जो एनल वाल्स हैं वो टॉर्न हो जाते हैं। जब वो टूट कर टॉर्न होकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ऊपर फीकल मटेरियल भी उनको खींच के ला रहा होता है। आपको पता है कि फीकल मटेरियल और ये जो रेक्टम है इसकी वॉल्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, मतलब कि इनके दरमियान अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि वो प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर डालते हैं इस एनल वॉल्स के ऊपर, तो वो वॉल के साथ यूँ एक अल्सर सा बना देते हैं, एक फिशर सा बना देते हैं, कट बना देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनल फिशर, और मोस्टली ये जो है ना पोस्टीरियर वॉल के अंदर होता है। तो एनल फिशर के बारे में इतना ही। उसके बाद क्या होता है बाज़ औक़ात, अब हम एब्सेस की तरफ आते हैं। यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे फिशर पढ़ा। अब हम आ रहे हैं एब्सेस की तरफ। एब्सेस के अंदर क्या होता है कि फीकल मटेरियल बाज़ वक़्त वही इतना ज़्यादा हार्डन्ड होता है कि वो जो है ना प्रेशर कॉज करता है म्यूकोज़ा के ऊपर इतना ज़्यादा कि वहाँ पे जो है ना ट्रॉमा कॉज हो जाता है। ठीक है, ट्रॉमा हो जाता है हमारे म्यूकोज़ा के अंदर, एनल म्यूकोज़ा के अंदर। तो वहाँ पे एब्सेस बन सकती है। अगर वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा तेज़ हुआ कि वो सब म्यूकोज़ा को भी इफेक्ट कर दे, तो हाँ वहाँ पे जो है सब म्यूकस एब्सेस आ सकती है। ठीक है, म्यूकस एब्सेस होती है, सब म्यूकोजल एब्सेस होती है, और बाज़ औक़ात इश्यू एनल फोसा तक भी पहुंच जाती है, ये इश्यू रेक्टल फोसा तक। ठीक है, इसे इश्यू रेक्टल फोसा मैंने आपको दिखाया था ना साइड्स पे, एनल कैनाल के दोनों साइड्स पे। तो अगर हमारे यहाँ तक हो, म्यूकोज़ा तक हो, तो म्यूकोजल एब्सेस, सब म्यूकोजल एब्सेस। इसके अलावा सब क्यूटेनियस एब्सेस भी हो जाती है। मतलब कि ये वाली जो आपको नज़र आ रही है स्किन के बिल्कुल ऊपर, ये स्किन है हमारे पास और ये स्किन के बिल्कुल ऊपर, तो म्यूकोजल होगी, सब म्यूकोजल दूसरी, सब क्यूटेनियस हो सकती है। अगर वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाए, यहाँ पर आ जाए, तो इश्यू रेक्टल या इश्यू हाँ इश्यू रेक्टल या इश्यू एनल एब्सेस बन सकती है। इसके अलावा अगर वो लेवेटर एनाई और एम्प्यूला ऑफ रेक्टम के दरमियान हो, ठीक है, ये वाली लोकेशन के अंदर, और एम्प्यूला ऑफ रेक्टम और लेवेटर एनाई, ये लेवेटर एनाई आपको नजर आया, तो इसको हम पल्वी रेक्टल एब्सेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है पेल्विस होता है। ये जो लेवेटर एनाई है इसने पेल्विक डायफ्राम बनाया होता है ना, तो पेल्विक डायफ्राम से ऊपर तो पेल्विस होता है, इसलिए हम इसे पेल्वी रेक्टल बोलते हैं हम एब्सेस। तो ये टाइप्स हैं जी हमारे पास एब्सेसिस की। उसके अलावा अब ये एब्सेस तो हमारी होगी, उसके बाद हमने फिस्टुलास देखने थे। फिस्टुलास जो होते हैं ना, इसमें एक एंड जो कहीं ओपन होता है इस एनल कैनाल के अंदर और दूसरा ओपन हुई, ये जो आपको ना ये फिस्टुलास नज़र आ रहे हैं जो ब्लैक कलर के ऐसे लाइंस हैं, कि एक एंड इनका यहाँ पे एनल कैनाल के अंदर ओपन है और दूसरा जो है ना इधर स्किन के साथ ओपन है। अब यहाँ पे दो टाइप के जो एनल फिस्टुला डेवलप होते हैं इस बेस पर ना, कि एक एनल कैनाल और दूसरा इसमें। तो एनल कैनाल में वो किस लोकेशन पर है, इसकी बेस पर हमारे पास हाई लेवल फिस्टुला एंड लो लेवल फिस्टुला डेवलप होते हैं। आपको पता है कि इस जगह पर हमारा एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनल स्फिंक्टर जो कि
कंट्रोल करता है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है हमारे डेफिकेशन का, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है डेफिकेशन का। अगर तो एनल स्फिंक्टर से ऊपर अगर ये फिस्टुला डिवेलप हुआ तब क्या होगा, जो फीकल मटेरियल होगा, जाहिर है अब यहाँ पे नीचे तो तब आता है ना जब स्फिंक्टर खुलता है, लेकिन ऊपर तो हर वक्त होता है जब भी फीकल जो है वो बनेगा। तो क्या होगा, अगर इससे ऊपर जैसे अब ये हाई लेवल बना हुआ है फिस्टुला, तो यहाँ पे क्या होगा, फीकल मटेरियल यहाँ से हर टाइम पास करके स्किन पे आके हमारे क्लॉथ को सॉइल कर सकता है, ठीक है, जो पेशेंट के क्लॉथ को सॉइल कर सकता है। तो ये हाई लेवल फिस्टुला के अंदर होते हैं और वो मोस्टली अबव द जो है ना एनल स्फिंक्टर होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ल्यूमन ऑफ द रेक्टम, ठीक है, रेक्टम के अंदर। और अगर वो एनल कैनाल के अंदर हो, यानी कि इस वॉल्व्स के नीचे डेवलप हो एनल हमारे जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के नीचे हो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फीकल मटेरियल ऐसे नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास फिस्टुला है, ये भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम एक और क्लिनिकल की तरफ आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9th नंबर पर आएगा, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, ये जिसको हेमराइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, हेमराइड्स। अब ये पाइल्स या जो हेमराइड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल हेमराइड्स और दूसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल हेमराइड्स। एक्सटर्नल हेमराइड्स एंड इंटरनल हेमराइड्स, इनके अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंटरनल हेमराइड जो होता है ये पेनलेस होता है, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। एक्सटर्नल हेमराइड जो है ये एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। इंटरनल हेमराइड जो होता है ये सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर होता है, और जो हमारे पास एक्सटर्नल हेमराइड्स है ये इन्फीरियर रेक्टल वेन के अंदर होता है। बाकी इसके और डिफरेंस मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ। सबसे पहले जनरल सी चीज़, हेमराइड्स होते क्या हैं या पाइल्स होते क्या हैं। एक्चुअली अगर जो हमारी वेन है, वेन वेरिकोज हो जाए, ठीक है, वेरिकोसिटी डेवलप हो जाए, वो मोटी हो जाए और उसके ऊपर म्यूकोज़ा या सब म्यूकोज़ा ऐसे की लेयर ऐसे करके अटैच हुई है, तो ये एक जनरल टर्म है हेमराइड्स के लिए, ठीक है। म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा इसके ऊपर चढ़ी है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हेमराइड्स डेवलप हो गए हैं। तो हेमराइड्स, अब क्योंकि हम पाइल्स की बात करें तो जो इंटरनल है इसमें हम बोलते हैं कि सुपीरियर रेक्टल वेन के साथ इस तरह से होता है। सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर क्या हो जाती है, उसके अंदर यानी कि स्वेलिंग हो जाती है और ऊपर म्यूकोज़ा सब म्यूकोज़ा की लेयर तो ज़ाहिर होती है। तो ये इंटरनल हेमराइड्स है। अब क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास एनल कैनाल है, इसका जो ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, वो किससे सप्लाई होता है, सुपीरियर रेक्टल वेन से। और ये कौन से सिर्फ फाइबर्स लेकर आ रहे होते हैं हमारे पास, ये सिर्फ पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स लेकर आ रहे होते हैं सैक्रल प्लेक्सस से। आपको पता है कि ये वाले सेंसिटिव टू पेन टेम्परेचर ये नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किससे सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रेच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर रेक्टल नर्व आ रही होती है ना सैक्रल प्लेक्सस से, वो सिर्फ स्ट्रेच पर डिपेंड करती है, यानी कि पुडेंडल नर्व से सुपीरियर रेक्टल नर्व जो हमारे पास आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच से रिसेप्टिव होती है। इनके स्ट्रेच आएगा तो फिर वहाँ पे वो भी पेन वाली फीलिंग्स डेवलप नहीं होगी, अगर स्ट्रेच डेवलप होगा सिर्फ एकिंग सेंसेशन डेवलप होती है यहाँ पे। होप मैं अपनी बात कन्वे कर पा रही हूँ। बहरहाल जो है ना इस तरह से यहाँ पर होता है। अब इसके कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये पेनलेस होते हैं, यहाँ पेन नहीं होता। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं होता, कि एनल कैनाल का ऊपर वाला रीजन पेन सेंसिटिव नहीं होता, वहाँ पे से स्ट्रेच को हम सेंस करते हैं। ये सुपीरियर रेक्टल वेन और पेनलेस होता है। अब इसके कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं। कॉजेज़ के अंदर या तो यानी कि फैमिली के अंदर हेरिडिटरी जो इनकी वॉल्स हैं वो वीक हों, कि ज़रा भी कोई प्रेशर आए तो ये डायलेट हो जाए, इनकी वेरिकोसिटी आ जाए, तो हम हेरिडिटरी कॉज भी लिख सकते हैं। हेरिडिटरी वीकनेस हो जाए, हेरिडिटरी वीकनेस ऑफ वेन वॉल, ठीक है, वेन्स की वॉल की हेरिडिटरी वीकनेस। तो एक तो इसका ये कॉज हो गया। दूसरा, अगर पर्सन को हर टाइम जो है कॉन्स्टिपेशन रहती हो तो वो एक कॉज हो सकता है। थर्ड वन जो है प्रेगनेंसी के अंदर भी, जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हेमरॉइड्स। प्रेगनेंसी हेमरॉइड्स की वजह ये है कि जो यूट्रस होती है वो हर टाइम इन्फीरियर रेक्टल वेन पे प्रेशर डाल रही होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर हेमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर में अगर सिरहोसिस हो जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन अगर डेवलप हो जाए, आपको पता है कि ये जो है पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होता है यहाँ पे रेक्टम के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस का, क्योंकि जो हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन जो ऊपर पार्ट को मतलब वहाँ से ड्रेनेज कर रही होती है, वो पहले इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे लिख देती हूँ, चलें, सुपीरियर
रेक्टल वेन है। सुपीरियर रेक्टल वेन पहले जाती है इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर, और इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन फिर जाती है पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। तो ये पोर्टल वेन यहाँ पे हमारा पोर्टल सिस्टम। और दूसरी तरफ जो हमारी इन्फीरियर रेक्टल वेन है, ये पहले जाती है हमारे पास इंटरनल पुडेंडल वेन, और इंटरनल पुडेंडल वेन फिर इंटरनल आइलियक वेन के अंदर जाती है। तो ये हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो यहाँ पे एक्चुअली इन दोनों के दरमियान अगर एनास्टोमोसिस हो रहा है तो पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है। तो इसकी वजह से अगर पोर्टल हाइपरटेंशन किसी वजह से डेवलप हो जाती है तो इधर क्या होगा, हमें हेमराइड्स मिलने का चांस होता है। उसके बाद कोई कैंसरस ट्यूमर डेवलप हो जाए रेक्टम के अंदर तो वो भी कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज़ हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मतलब इंटरनल हेमराइड्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी सुपीरियर रेक्टल वेन है बहुत ज़्यादा प्रून होती है हेमराइड्स के लिए। वजह क्या है, एक तो सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक हाँ, एक तो इसके वाल्व जो है ना नहीं होते, ये वाल्वलेस होती है, कोई वाल्व नहीं हो रहे। दूसरा, रेक्टम जब कंट्रैक्ट करती है तो इसके ऊपर रेक्टल मसल जो है इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं हर टाइम, तो फिर उसकी वजह से भी। तो क्या लिखेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कोट, कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कोट जो है ना इसके प्रेशर डाल रहे होते हैं। कब, ड्यूरिंग डेफिकेशन, ठीक है। डेफिकेशन के दौरान जो है ना इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, वॉल्वलेस भी होती हैं। तीसरी बात, यहाँ पे ब्लड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ब्लड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे है कि इस जगह पर म्यूकोज़ा और सब म्यूकोज़ा, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा था। सब म्यूकोज़ा प्रोवाइड लिटिल सपोर्ट, ठीक है, बहुत कम सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो इन एक तो म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, हमारे सब म्यूकोज़ा की सपोर्ट नहीं होगी, ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होगा। इसके अलावा वाल्वलेस भी है और मस्कुलर कोट ड्यूरिंग डेफिकेशन से प्रेशर भी डाला है। तो ये कॉज है कि सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर हेमराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके डिफरेंट जो है ना वो लेवल्स हो सकते, लेवल्स कह रही हूँ, इसके डिफरेंट हो सकते हैं, एक्सटेंट हो सकता है कि कितना ज़्यादा, मतलब कितनी एक्सट्रीमिटी इसकी हो सकती है। कुछ इंटरनल हेमराइड जो हैं वो इनसाइड द रेक्टम ही रहते हैं, सॉरी एनल कैनाल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। कुछ हेमराइड जो है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमराइड। फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमराइड के अंदर वो एनल कैनाल के अंदर ही रहते हैं। सेकंड डिग्री के अंदर होता है कि सिर्फ ड्यूरिंग डेफिकेशन वो एनल कैनाल से बाहर आते हैं और जब डेफिकेशन का प्रोसेस स्टॉप होता है तो दोबारा अंदर चले जाते हैं। और जो थर्ड डिग्री है इसके अंदर इंटरनल हेमराइड जो हैं ड्यूरिंग डेफिकेशन बाहर की तरफ प्रोलैप्स करते हैं तो वापस इनसाइड नहीं जाते। तो यहाँ पर हमारे इंटरनल हेमराइड्स कंप्लीट हो गया। तो जो हमारे पास अब एक्सटर्नल हेमराइड है इसके अंदर किसकी वेरिकोसिटी डेवलप होती है, किस वेन की यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन की वेरिकोसिटी डेवलप हुई थी। यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल वेन की ट्रिब्यूटरी या इन्फीरियर रेक्टल वेन या उसी किसी भी ट्रिब्यूटरी की हो जाए वेरिकोसिटी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये पेनलेस थे, ये एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं, एक्सट्रीमली टेंडर होते हैं, ठीक है, पेनफुल होते हैं, टेंडर होते हैं। इसके कॉज में आ जाता है कि कब प्रोलैप्स होते हैं इनका, कफिंग के दौरान हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेनिंग या फिर हेमराइड्स के, यानी कि इस कफिंग और स्ट्रेन या कोई किसी भी तरीके का प्रेशर अगर उन पे लगा तो उसकी वजह से ये वेरिकोसिटी डेवलप हो सकती है। अब एक्सटर्नल हेमराइड्स के अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है, एक्सटर्नल हेमराइड क्योंकि आपको पता है ये बाहर की तरफ होते हैं, तो अगर ये रप्चर हो जाए, ठीक है, रप्चर हो जाए एक्सटर्नल हेमराइड्स का, रप्चर ऑफ एक्सटर्नल हेमराइड हो जाए तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, आपको पता है एक्सटर्नल हेमराइड जब फट जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्लड उसके अंदर से निकलेगा और वो किधर, पेरी एनल स्किन के ऊपर पड़ा रहेगा। तो एक्यूमुलेशन एक हीमोटोमा सा बन जाता है, ठीक है, हीमोटोमा जिसको हम बोलते हैं पेरी एनल हीमाटोमा, जो कि कलेक्शन ऑफ ब्लड बीनीथ द पेरिएनल स्किन है। तो यहाँ पे हमारे जो 9 क्लिनिकल्स थे वो बहुत 9 कह लो या फिर आप इसको 9 इंटरनल हेमराइड को 9 बोल लो, इसको 10 बोल लो। तो ये हमारे क्लिनिकल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, हमारी पेरिनियम कंप्लीट हो गई है। होप आपको समझ आया हो और प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करें
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी खुशी मिले। और थैंक यू सो मच।